देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है इरुटेरिया प्रकाशन से लिया गया है और यह आज के लिए सेट नंबर 9वां होगा। इस वीडियो के पहले तक सेट नंबर 8 तक कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आप अभी तक ये सेट नंबर 8 तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। वहां से जुड़ करके आप ये पूरे 8 सेट को इसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। और इस वीडियो में अभी हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो मैथ और रीजनिंग का होगा उसके लिए अलग से वीडियो तैयार किया जा रहा है। हम उसका लिंक इसी का आई बटन में दे देंगे, आप वहां से जा करके उससे जुड़ सकते हैं, या तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा रीजनिंग का भी और मैथ का भी, तो वहां से आप ये सारे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 9वां का पहला प्रश्न क्या है। और पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जो है बिहार एसएससी के इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट करवाया जा रहा है। और इसमें इरुटेरिया प्रकाशन के अतिरिक्त और अन्य कई प्रकाशन का सेट कंप्लीट करवाया गया है। आप चाहें तो उसे भी जा करके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। हम इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या कहता है, और हम लोग इसमें जितना प्रश्न है मैथ जीके और जीएस का उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप धैर्य रखिएगा, इसमें पूरा आपका कंप्लीट होगा। और इस पर आधारित जितना प्रश्न बन सकता है उसको भी आप खुद से किसी टेक्स्ट बुक से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि कोई भी प्रश्न जो है जो यहाँ पर शामिल किया गया टॉपिक उसे छूट ना पाए। तो चलिए अब लेते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो किस अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया था? तो अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम। और यह अधिनियम जो है चैम्सफोर्ड के समय आया था, जो भारत का वायसराय था। क्योंकि 1919 अगर है तो आपको पता होगा कि ये आज़ादी से पहले की बात कर रहा है, तो उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो उसके समय में नियम आया था कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, भारत शासन अधिनियम 1919। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा प्रश्न है भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका। क्या नाम है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका। कहां से लिया गया है? USA से लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष से पेश किया था? तो कब पेश किया था? तो 1949 में पेश किया था। कब? 1949 में। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टामी सीतारामैया समिति इसको कहा गया है, JVP समिति है ना। तीनों का पूरा नाम हो गया। J से हो गया जवाहरलाल नेहरू, और V से हो गया वल्लभ भाई पटेल, और P से हो गया पट्टामी सीतारामैया, और यही समिति था। तो इसने अपना रिपोर्ट जो है कब सरकार के समक्ष पेश किया था? तो 1949 में, राज्य पुनर्गठन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली क्या है? इसके तहत प्रस्तावित प्रणाली है अखिल भारतीय संघ। क्या है? अखिल भारतीय संघ। तो इसमें क्या था कि इसका स्थापना के लिए, भारतीय संघ की स्थापना के लिए ब्रिटिश प्रांतों जिसमें 6 कमिश्नर हो और उन देशी रियासतों को शामिल करना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहते थे, तो उनके लिए था ये। क्वेश्चन नंबर 5 है सरकारी आयोग गठित हुआ समीक्षा के लिए। किसके समीक्षा के लिए? सरकारी आयोग। तो इसका सही उत्तर है, इसमें अगर ध्यान से देखा तो इसमें केवल चौथा सही है कि संघ और राज्य के मध्य संबंधों के लिए उसके समीक्षा के लिए स्थापित किया गया है ना। कौन सा आयोग? सरकारी आयोग।
कि संघ और राज्यों के मध्य जो है संबंध है उसको कैसे समीक्षा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें भी एक से अधिक सही हो सकता है। देखिए हाँ, इसमें एक से अधिक का ही दिया है, तो इसमें देखते हैं सही कौन सा है। पहला कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है, तो ये तो सही है। और दूसरा में वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, ये भी सही है। और तीसरा है वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है, ये इसमें गलत है। तो सही है केवल 1 और 2। तो 1 और 2 वाला ऑप्शन आपको दिख रहा हो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 6 था, 6 के बाद 7 में आते हैं। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 243 के डी में। कितना, अनुच्छेद 243 का डी। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी जो चर्चा है किया गया अनुच्छेद 243 के डी में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है। तो कितने समय तक रह सकता है, तो अधिक से अधिक कितने समय तक, 3 माह तक। कितना समय तक, अधिक से अधिक 3 माह तक। 3 माह से ज्यादा इसको नहीं रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 1934 में कहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कहां किया गया था, तो पटना में। कहां, पटना में। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। अगला है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। तो रेड क्लिफ समिति का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, है ना। तो उसी के नाम पर रख दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये समिति जो बनाया गया था उसी का नाम था क्या, रेड क्लिफ समिति। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा है। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है राम मनोहर लोहिया। कौन है, राम मनोहर लोहिया। बुक का नाम क्या है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, इंडियाज पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया था, है ना। तो दासता को अपराध घोषित कब किया गया था, 1860 में। कब है, 1860 में। तो इसमें जो खरीदने बेचने का जो प्रथा था उसको अपराध घोषित कर दिया गया। 13 है, कांग्रेस के लिए किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी। तो किस में दिया गया था, तो बनारस वाले अधिवेशन में। कहा, बनारस वाले अधिवेशन में। और ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। और इस अधिवेशन में ही बंग भंग यानी बंगाल जो आंदोलन, बंगाल का जो बंटवारा किया था उसको भंग करने की चर्चा इसी में किया गया था। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। किस एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में कब किया गया, तो 6 अप्रैल 1919 को किया गया। कब किया गया, 6 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अब 14 के बाद 15 में आइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था। तो गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। अब 16 में आइए, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार में जो लोटा विद्रोह है यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहां हुआ था, मुजफ्फरपुर में। और यह जेल की एक घटना था। यह क्या था, एक जेल की घटना था जिसमें जो वहां कैदी रहते थे उनको जो पहले दिया था पीतल का लोटा, तो उसको हटा करके और मिट्टी का लोटा दिया गया, तो इसका विरोध किया गया था। तो यही क्या कहलाया, लोटा विद्रोह 1856 में हुआ। और कहाँ हुआ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। ध्यान रखिएगा, ईस्वी भी 1856 और मुजफ्फरपुर भी। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। तो कितने सरकार में बटा हुआ था, तो 7 सरकार में। कितने सरकार में, 7 सरकार में। तो अकबर ने 1574 ईस्वी में
बिहार पर आक्रमण करके और अधिकार अपना जमा लिया था। लेकिन 1574 में आक्रमण किया, लेकिन अधिकार उसको पूर्ण रूप से कब स्थापित हुआ? 1576 तक उसने अपना अधिकार जो है स्थापित किया। ऐसे 80 तक उसका संघर्ष चला, लेकिन 1576 तक वो लगभग स्थिर हो गया था। अस्थिर कहने का मतलब है कि बिहार में वो अस्थायी हो गया था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। कब? सल्तनत काल में। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्ययनी कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो सिंधु नदी को। किस नदी को? सिंधु नदी को क्या कहा गया है? हिरण्ययनी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 20 है, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी था जामिल। क्या नाम था उसका? जामिल था। और जामिल कोई दूसरे नहीं थे, ये भगवान महावीर के दामाद ही थे। क्या नाम था उनका? जामिल। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उसमें भारत का मानक समय क्या होगा? तो जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजेगा तो उसमें भारत का मानक समय जो है शाम के 6:30 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा? शाम के 6:30। आपको पता होगा कि 5.5 घंटा ये आगे है, तो 5.5 घंटा आगे 1 बजा हुआ है, तो 6:30 तो हो ही जाएगा। तो ये है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। तो पृथ्वी का अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या? उपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसौर। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है उपसौर। और यह घटना जो है कब होता है? तो यह घटना घटता है कब? 3 जनवरी को। इसके लिए फिक्स है टाइम, कब घटता है ये? 3 जनवरी को, जब पृथ्वी अपने कक्षा के सबसे नजदीक होता है। तो कहते हैं उपसौर, लेकिन ये घटना होता है 3 जनवरी को। इसी में एक दूर वाली घटना को अपसौर भी कहा जाता है, जो 4 जुलाई को घटता है, जब अधिकतम दूरी होता है। 23 में है, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर है अनायमुड़ी। क्या नाम है उसका? अनायमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,843 फीट है। कितना? 8,843 फीट। इसे दक्षिण का हिमालय भी कहा गया है, अनायमुड़ी को। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने नदी कौन सी है? नर्मदा है। कौन सा है? नर्मदा। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों प्रवाहित होती है, लेकिन यहां पर एक ऑप्शन में केवल नर्मदा है, इसलिए नर्मदा ही क्या होगा? सही उत्तर होगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, यहां पर कुछ जलधारा का नाम दिया है और किस महासागर से जुड़ा हुआ है? तो देखिए मिलाते हैं इसको। तो यहाँ फर्स्ट में क्या दिया है? अगुलहास धारा। तो अगुलहास धारा जो है ये हिंद महासागर का है। किस महासागर का? हिंद महासागर का। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा। फिर है एल नीनो धारा। तो एल नीनो धारा जो है दक्षिणी प्रशांत का है, तो इसको ले जाइए कहाँ? ऑप्शन नंबर 4 में। फिर है कौन सा धारा? क्यूरोसियो धारा। तो क्यूरोसियो धारा जो है ये उत्तरी प्रशांत का है, तो ये 3 में जो का तो ठीक मिला हुआ है। और बेंगुएला धारा, तो बेंगुएला धारा जो है ये दक्षिणी अटलांटिक का है, यानी इसको ले जाइए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में। तो अगुलहास धारा का किस महासागर का हो गया? हिंद महासागर। एल नीनो धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर। और फिर है ये कौन सा धारा? ये है क्यूरेसियो धारा, तो ये है उत्तरी प्रशांत का। और बेंगुएला धारा ये है दक्षिणी अटलांटिक का। तो ऑप्शन में क्या हम लोग खोजेंगे? 1 4 3 2। तो चलते हैं 1 4 3 2 कहाँ है? 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा 1 4 3 2। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। तो बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो इनका निवास स्थल जो है कालाहारी रेगिस्तान है। कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। तो और अनेक जनजातियां जिनका स्थान आपको याद होना चाहिए, जैसे मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया, फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका, नुबा सूडान, बोरो ब्राजील। तो ये मुख्य रूप से हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो कौन सी नदी वैसी है? तो यह है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। जिसका उद्गम और मुहाना क्या है? दोनों जो है भारतीय क्षेत्र में ही है। इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा था गोदावरी को? दक्षिण भारत का गंगा।
इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर। क्लियर। और गंगा की लंबाई भी जरूर आप ध्यान रखिएगा 2525 किलोमीटर। ये आपको ऐसे ही ध्यान रखिएगा 2525। अगला कह रहा है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो स्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में। कहाँ? उत्तर अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो कौन कृत्रिम समझी जाती है? तो इसका सही उत्तर है एसडीआर। कौन सी मुद्रा? एसडीआर। एसडीआर का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई कहां कहां होता है? तो मुंबई में, कोलकाता में और हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो जहां सिक्कों की ढलाई होता है उसको क्या कहा था? टकसाल कहा जाता है। क्या कहा था उसे? टकसाल। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य है कीमतें। क्या अनिवार्य है? सबसे कीमतें, जहां पर उसका खरीद बिक्री होता है। अगला है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कि किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। यह क्या है? कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, कुसुम योजना। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बेरोजगारी के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इससे बेरोजगारी का कोई लेना देना नहीं है। जबकि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव और जनशक्ति नियोजन का अभाव, ये सब क्या है? बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है प्रति व्यक्ति आय, इसका कोई मतलब उससे नहीं है, वृद्धि दिखा रहा है। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो आरक्षण का भी कब दिया गया? 2006 में दिया गया। कब दिया गया? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति, तो भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर् संरचना से है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर् संरचना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो सुशासन पुरस्कार योजना जो है इसकी शुरुआत किसने किया? हरियाणा ने किया है। किसने? हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक हैं। रिफॉर्म नेशन, तो रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गौतम चिकरमाने। क्या नाम है उनका? गौतम चिकरमाने। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बुक का नाम क्या है? रिफॉर्म नेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है, 19वां NAM शिखर सम्मेलन 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ कहाँ? युगांडा में। कहाँ हुआ? युगांडा में। इसका स्थापना किया गया था ये NAM का 1961 में। कब किया गया था? 1961 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित क्या नाम है इनका? नाम है तरुण ढिल्लो। का संबंध किस खेल से है? क्या नाम है? तरुण ढिल्लो। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है पैरा बैडमिंटन से। किससे? पैरा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए सही है, पैरा बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोंदिनोव का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है कहां से? बुल्गारिया से। कहां से? बुल्गारिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है बी, बुल्गारिया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में सबसे ऊपर कौन चल रहा है अभी? अफगानिस्तान चल रहा है, जहां तालिबान का शासक भी है। इसमें भारत का स्थान जो है 13वां है। भारत का स्थान कितना है? 13वां। यह सूचकांक जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है जर्मन बाज के द्वारा। तो 41 के बाद आते हैं 42 में, उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो IISc बेंगलुरु को। किसको? IISc बेंगलुरु को दिया गया है उच्च शिक्षण संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब। IISc बेंगलुरु। वन वेब इंडिया सेकंड उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया?
उपग्रह का नाम देख लीजिए, वन वेव इंडिया सेकंड। तो इसका प्रक्षेपण जो है किया गया, यान का नाम है उसका LVM-3M3, LVM-3M3, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इस मिशन के तहत आपको याद होगा अगर, तो 36 उपग्रहों को अपनी कक्षाओं में स्थापित किया गया है। फिर है पापुआ न्यू गिनो के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो पापुआ न्यू गिनो के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो जेम्स मारेप। क्या नाम है? जेम्स मारेप। और क्या नाम है देश का? पापुआ न्यू गिनो, जेम्स मारेप। इसका राजधानी जो है पोर्ट मोरेस्बी है तथा मुद्रा यहाँ का कीना है। आप ये सभी ध्यान रख सकते हैं। एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 46 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो कौन सा देश बन गया है? चौथा बन गया है। कौन सा देश? चौथा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया है। और ये लैंडिंग कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को हुआ था। 14 जुलाई 2023। और टाइम ही आप ध्यान रख सकते हैं, 2:35 PM में हुआ था। 2:35 PM। 47 है, कह रहा है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा से हुआ। किस भाषा से? फ्रेंच। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्रेंच। तो फ्रेंच भाषा में जो पर्यावरण, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पड़ोस। क्या अर्थ होता है इसका? पड़ोस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो पंचगंगा तो है ही, घाट प्रभा भी है, कोयना भी है, लेकिन वर्धा इसका सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। जबकि वर्धा और जो तुंगभद्रा, दो नदी को ध्यान रखिएगा, वर्धा और तुंगभद्रा ये क्या है? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो है ये पाया जाता है कहां? पश्चिमी घाट में। कहां? पश्चिमी घाट, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सदाबहार वन वहीं पाए जाते हैं। लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो लिबेरो शब्दावली का संबंध किससे है? वॉलीबॉल से। किससे? वॉलीबॉल। शब्दावली में भी बहुत सारे प्रश्न को ध्यान में रख सकते हैं। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही तरीका क्या है? तो नमक को अलग करने का सही तरीका है कि घुलाना, निष्पंदन करना, उसके बाद फिर वाष्पीकरण करना। सबसे अच्छा यही है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 51 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? बहुत इजी प्रश्न है, विटामिन डी होगा। कौन सा होगा? विटामिन डी, जो हमारे शरीर के में हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है स्टिल्ट यहाँ पर क्या लिखा है? थोड़ा सा छिप रहा है। स्टिल्ट रूट्स मौजूद है, किसमें मौजूद होता है? तो स्टिल्ट रूट्स जो है गन्ना और मक्का में मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। तो एक आवेशित चालक पर आवेश होता है बाहरी सतह पर। कहां? बाहरी सतह। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो स्वपोषी में आंतरिक जो कोशिकीय ऊर्जा है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में जमा होता है। 56वां, निम्नलिखित में से कौन यीस्ट द्वारा अवयवीय श्वसन का उत्पाद है? तो कौन सा है? तो ये उत्पाद है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा, यीस्ट द्वारा ये उत्पाद है। अब 56 के बाद 57वां, इनमें से कौन परागकण को संदर्भित करता है? तो परागकण को संदर्भित कौन करता है? तो पराग कोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जो परागकण को संदर्भित करता है यानी उसको दर्शाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है, तो जो बुखार मापने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, उसका सीमा कितना है? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 35 से 42। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कब बढ़ जाती है? तो जब तापमान में वृद्धि किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो है परिवर्तन किसका होता है? तो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है किस पे? उष्मीय ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा। अगला है ENT यानी कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं किस दर्पण को?
तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण, जिसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। तो क्या आंसर सही होगा इसका? अवतल दर्पण। और गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कौन सा लगा रहता है? आप कमेंट कीजिएगा कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस से दर्पण या लेंस का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? तो ये तो क्वेश्चन नंबर 73 में हम लोग आ गए, लेकिन यहां पर 61 के बाद 62 में चलना है अभी। दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। कौन प्रतिक्रिया करता है? तो प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन, क्योंकि पता होगा ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन रहने के साथ ही क्या होता है? दहन संभव है। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो कौन सा धातु है? क्लोरीन। क्लोरीन से क्या कहता है? पानी का सफाई किया जाता है, जो जीवाणु है उसमें मारा जाता है, उसको निष्क्रिय किया जाता है। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्र धातु कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः क्या प्रयोग किया जाता है? तांबा। किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा। आपको पता होगा कि 22 कैरेट सोना जो है शुद्ध होता है, लेकिन 18 कैरेट सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। 22 नहीं, 24 कैरेट, मिस्टेक हो रहा है। 24 कैरेट सोना जो है शुद्ध होता है। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्लेथलेट का, पीईटी शॉर्ट नाम है इसका, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्लेथलेट का प्रयोग किया जाता है बोतल और जार बनाने के लिए, कांच जैसी सामग्री को बदलने और प्लास्टिक के लिए। किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो ध्वनि के पिच को मापने वाला क्या है? तो आवृत्ति के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो रक्त के संचरण में कौन मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट। कौन मदद करता है? एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 68 है, इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? तो बल की इकाई कौन नहीं है? जूल। जूल क्या है? बल की इकाई नहीं है। जूल क्या है? ऊर्जा की इकाई है। 69 है, 1 मीटर का 10 से लाखवां भाग होता है। तो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग क्या कहलाता है? तो कहलाता है माइक्रोमीटर। क्या कहलाएगा ये? माइक्रोमीटर। 10 के पावर -6 मीटर, माइक्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? तो नाभिक का भाग कौन नहीं है? तो सेंट्रोसोम क्या है? एक नाभिक का भाग नहीं है, जबकि क्रोमेटिन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? नाभिक का भाग है, लेकिन सेंट्रोसोम नाभिक का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, किन रसायनों के जैव अवर्धन से मानव में मीना माता तथा इटाई इटाई रोग उत्पन्न होता है? तो किसके कारण से? तो मरकरी और कैडमियम से। किससे? मरकरी और कैडमियम से। कौन सा रोग? मीना माता और इटाई इटाई रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? तो वायु द्वारा संचारित होने वाला रोग है क्षय रोग और निमोनिया। कौन सा रोग? क्षय रोग और निमोनिया। तो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो जिसमें छींकने से क्या होता है? ये ज्यादातर फैल जाता है ये। अब ये 73 में, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? तो गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह कौन सा है? तो पक्षियों का समूह है। कौन सा समूह? पक्षियों का समूह। अगला है, शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? तो कौन सा अंग पैदा करता है? तो ये पैदा करता है हाइपोथैलेमस। कौन सा अंग? हाइपोथैलेमस। 75वां, ये विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन समानतः किसके कारण होता है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। क्या है ये? कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन जो है समानतः किसी कारण होता है? तो कई पीढ़ियों में नई विविधताओं के संचय के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। तो बस आज के लिए लास्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 75 तक। तो आज हम लोग देखें सेट नंबर 9 और अगला होगा फिर इसी का सेट नंबर 10। और अगर मैथ और रीजनिंग वाले वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो जो लिंक अभी आपको दिख रहा है इधर दाएं साइड में, तो उस लिंक पर जुड़ करके आप मैथ और रीजनिंग को भी इसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो होगा सेट नंबर 10। तब तक के लिए बाय।